हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बीएड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ है 2022 का, उसका कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको हम बता देते हैं कि किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएगा। ऑलराइट, देखिए पहला जो आपका सेक्शन रहेगा वो लैंग्वेज का रहेगा। लैंग्वेज में आपको दोस्तों जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश और साथ ही साथ जनरल हिंदी। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी ये सब मामूली क्वेश्चन रहता है, आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा जो रहेगा आपका लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग रहेगा। रीजनिंग भी बहुत मामूली मामूली रीजनिंग पूछा जाता है, अगर आप पहले से इन चीज़ों को बनाने में हैबिचुएटेड हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर है आपको जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहता है। और जो लास्ट सेक्शन रहता है वो पूछता है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल मतलब इसके अंदर मेनली पेडागोगी रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। और ये जो अच्छा से बेहतरीन तरीके से कर पाएगा वही जो है रैंक ले पाएगा और उसका मार्क्स अच्छा रहेगा। ये चारों सेक्शन जो है ना आपका आसान रहता है। पांचवा सेक्शन जो है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, ये इसका क्वेश्चन अच्छा रहता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चीज़ को रूबरू पहले से नहीं हुए रहते हैं, इसलिए वहाँ पर दिक्कत हो सकता है। हम भी जब एग्जाम दिए थे 2022 में तो हमको 79 स्कोर आया था दोस्तों। अगर देखेंगे आप, अभी हम क्वेश्चन आपको दिखाएंगे अपना वाला ही, उसमें देखिएगा मेरा मैक्सिमम क्वेश्चन जो एरर हुआ था ना इसी में हुआ था। इसमें अगर ठीक ठाक रहता तो मुश्किल से 85 नंबर लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। 85 पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था, लेकिन बस 5-6 नंबर के कारण जो है हम चूक गए। खैर, आप यही हम आपसे कहेंगे कि आप अच्छे से PYQ को अच्छे से बनाइए, बार बार उसको बनाइए और पेडागोगी जितना पढ़ सकते पढ़िए। रीजनिंग वगैरह में क्वेश्चन कोई भारी नहीं रहता है, आप आसानी से जनरल हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस वगैरह सब करंट अफेयर्स अगर पढ़ते आ रहे हैं तो GK GS अगर आपका ठीक ठाक है तो उसमें क्वेश्चन ज़्यादा भारी नहीं पूछता है, आसानी से बन जाएगा। देखिए BED 2022 का क्वेश्चन है, इसी के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ऑलराइट, हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों यहाँ से। हाँ देखिए, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, विद्यालयों में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण, ठीक है, इसके जो क्वेश्चन है यहाँ हम डिस्कस करेंगे। देखिए बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिसमें आप देना है चाहे दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू इंक्रीज करेक्ट रेस्पॉन्सेज एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। मतलब बच्चों में अच्छा सा एक प्रकार से रिप्लाई आए, बच्चों का रेस्पॉन्स बेहतरीन हो पाए, उनका बिहेवियर ठीक ठाक हो पाए, तो हमको क्या मतलब किस तरीक़ों को अपनाना चाहिए? उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवार्ड देना चाहिए कि अगर तुम ये काम कर लिया तो तुमको हम ये देंगे, मतलब ये तो गिव एंड टेक वाली बात हो गई। दूसरा है अधिकतर सख्ती आप अपना लीजिए, या तो इनाम दीजिए या सख्ती अपना लीजिए। इग्नोरेंस, अज्ञानता तो हो ही नहीं सकता है, या उनका प्रशंसा कीजिए, स्तुति कीजिए। तो रिवार्ड अच्छा सिस्टम नहीं दोस्तों। आप पढ़ेंगे जैसे सीटेट का तैयारी करेंगे ना, तो वहाँ आप देखिएगा कई सारे जो पेडागोलिस्ट हुए हैं, जो भी शिक्षा से संबंधित जिन्होंने भी तर्क दिया है और जिन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने बताया कि ये जो है रिवार्ड सिस्टम ठीक ठाक नहीं है। रिवार्ड सिस्टम में बच्चा तभी तक काम करता है जब उसको रिवार्ड की लालच रहती है। जैसे ही उसको लालच खत्म हो जाता है वो अपना छोड़ देता है। हाँ, प्रशंसा आप कर सकते हैं, प्रशंसा से उसकी बिहेवियर में, उसके रिस्पॉन्स में कुछ जो है बेहतरीनपन लाया जा सकता है, बेटरमेंट किया जा सकता है। तो स्तुति या प्रेज, ये सही आंसर है। हमने रिवार्ड डाल दिया था क्योंकि उस समय हमको पता नहीं था, खैर मेरा गलत था। तो याद रखिएगा प्रेज, PYQ में क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर भी ये रिपीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ, पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। सिलेबस किसका एक हिस्सा है? तो करिकुलम का, या क्लासरूम का, या एक्टिविटीज़ का, या सोसाइटी का, पाठ्यचर्चा का, कक्षा का, गतिविधियां का, या समाज का? तो ऑब्वियसली बात है पाठ्यचर्चा का। सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ करिकुलम, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बार बार अलग अलग जो है नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, द नेम ऑफ यशपाल कमेटी रिपोर्ट, यशपाल कमेटी का जो रिपोर्ट 1993 में आया था वो क्या था? यशपाल समिति रिपोर्ट का नाम है, किससे रिलेटेड था? तो बिना बोझ के सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन। आजकल आप देख रहे हैं ना, जो भी CBSE स्कूल है, ICSE हो, अधिकतर जो बोर्ड वाले हैं ये सब, उन किसी बच्चे का बैग उठा के देखिए, 5 kg 5 kg तो मिनिमम हो गया। तो छोटे बच्चे का उससे ज़्यादा वजन रहता है। कई सारा बुक्स होता है, मोटा मोटा बुक्स है, कई सारा नोटबुक्स होता है, ऊपर से उनका कुछ स्टेशनरी का बहुत सारा सामान होता है, कार्डबोर्ड होता है, ना जाने क्या, मतलब उनका जो बैग है ना एक बहुत ही भारी हो जाता है। वही है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के सीखना, ये यशपाल कमेटी का रिपोर्ट है। इसी पर जो नेक्स्ट ईयर को, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछ सकता है, कोठारी आयोग पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑलराइट, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो यशपाल समिति रिपोर्ट याद रखिएगा, बिना बोझ के सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सीखने के उद्देश्य का अर्थ है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन, सीखने के उद्देश्य का अर्थ क्या है? तो पहला है लर्निंग एक्सपीरियंस, कंसाइज आउटकम्स, एकेडमिक अचीवमेंट, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, अनुभव प्राप्त करना, संक्षिप्त परिणाम, शैक्षिक उपलब्धि या इच्छित सीखने के परिणाम। तो ये इंटेंडेड लर्निंग प्रोग्राम आउटकम्स, मतलब बच्चे में भीतर से इंटेंशन होना चाहिए सीखने का, सीखने का अर्थ यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन है। ये हम क्वेश्चन जो कम्युनिटी पोस्ट में भी डाले थे, अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीट हुआ है। माइक्रो टीचिंग, आप जैसे बीएड में आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में सिखाया जाएगा, आपको इंटर्नशिप के लिए किसी दूसरे स्कूल्स में भेजा जाएगा तो वहाँ पर माइक्रो टीचिंग ही आपको काम आएगा। देखिए, द टोटल टाइम टेकन इन इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग, जो भारतीय मॉडल है माइक्रो टीचिंग का, उसमें कुल समय कितना दिया गया है? तो 36 मिनट, याद रखिएगा 36 मिनट माइक्रो टीचिंग का टोटल टाइम है, 36 मिनट। नेक्स्ट 101, डेवलपमेंट मीन्स, विकास का क्या अर्थ है? क्वालिटेटिव चेंज मतलब गुणात्मक परिवर्तन, नेगेटिव चेंज नकारात्मक परिवर्तन, इंक्रीज इन क्वालिटी गुणवत्ता में वृद्धि, या सिंपल चेंज साधारण परिवर्तन। तो क्वालिटेटिव होना चाहिए, ठीक है, क्वालिटेटिव चेंज गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए, ना कि गुणात्मक वृद्धि नहीं, इंक्रीज इन क्वालिटी नहीं, परिवर्तन होना चाहिए। हमको डेवलपमेंट पूछा है ना, तो क्वालिटेटिव चेंज होना चाहिए दोस्तों, गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए। पहले कुछ और गुण था, अब बाद में कुछ और गुण होना चाहिए, दैट इज द डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की है? मानव विकास अवधारणा, तो यह है डॉक्टर महबूब उल हक। कई सारे जो हैं एजुकेशनिस्ट रहे हैं, उनके नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम अभी कोठारी आयोग के बारे में बात किए, फिर यशपाल समिति रिपोर्ट दिखे हैं, आप और भी जैसे पढ़ेंगे तो मर्फी है, बहुत सारा नाम है दोस्तों, अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा है तो रिकॉल नहीं कर पा रहे, नहीं तो उनका नाम, जैसे महबूब उल हक के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो डॉक्टर महबूब उल हक, इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की थी, डॉक्टर महबूब उल हक। 103 देखिए, द वर्ड पेडागोगी मीन्स, पेडागोगी का अर्थ पता होना चाहिए। शब्द शिक्षा शास्त्र का अध्ययन, अध्यापन विज्ञान का अर्थ क्या है? टू गाइड द चाइल्ड मतलब बच्चों के मार्गदर्शन के लिए, टू लीड द चाइल्ड बच्चों के नेतृत्व करने के लिए, टू एजुकेट द चाइल्ड बच्चों को शिक्षित करने के लिए, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड बच्चों को समझने के लिए। मतलब चारों ऑप्शन आपको बहुत ही नियर पास का लगेगा, मेरा भी ये गलती हो गया था। इसका सही आंसर है टू लीड द चाइल्ड। पेडागोगी का मतलब होता है बच्चे का नेतृत्व करने के लिए, ऑलराइट, टू लीड द चाइल्ड। कम्युनिटी पोस्ट में भी ये क्वेश्चन डाले थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। 104 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज बेस्ड ऑन ए प्रोग्रेसिव थियरी, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित है? प्रोग्रेसिव थियरी पर कौन सा आधारित है? तो ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है ना, वो हमारा प्रगतिशील सिद्धांत, जो प्रोग्रेसिव थियरी होता है इस पर बेस्ड होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, द टीचर स्टडीज पीपल्स ग्रुप बिहेवियर मेनली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, शिक्षक जो है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? जो स्टूडेंट है उसके पूरे ग्रुप का अध्ययन किस प्रकार से कर सकता है? तो ऑब्जर्वेशन करके, मतलब अवलोकन करके, केस स्टडी से समझ सकते हैं, या एक्सपेरिमेंटेशन से, प्रयोग से, या इंटरव्यू से। तो सबसे बेहतरीन तरीका कि आप ऑब्जर्व करते रहिए, ठीक है, पूरे ग्रुप को ऑब्जर्व करते रहिए, उनके एक्टिविटीज़ को देखते रहिए, उससे हम पूरे ग्रुप के स्टूडेंट्स के पूरे ग्रुप के बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, ऑलराइट। तो ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट 106 अच्छा क्वेश्चन है, एथिक्स इज ए साइंस ऑफ, ये तो आप जानते हैं यूपीएससी में एक सब्जेक्ट ही होता है एथिक्स, तो इसका मतलब होता है कंडक्ट, मतलब आचरण। एथिक्स इज ए साइंस ऑफ आचरण, नैतिकता किसका विज्ञान है? तो कंडक्ट का। नेक्स्ट 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेट ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड, एक क्रिएटिव चाइल्ड का मतलब रचनात्मक बच्चे का एक कौन गुण नहीं है? ओरिजिनलिटी होना चाहिए, इलाबोरेशन होना चाहिए, नोवेल्टी होना चाहिए, नवीनता तो बच्चों में होना चाहिए, तब तो जाके वो क्रिएटिव हो सकता है। एक्यूरेसी जरूरी नहीं है, मतलब एक्यूरेसी ये तो धीरे धीरे आ ही जाता है एक्यूरेसी, लेकिन अगर कोई क्रिएटिव चाइल्ड होगा तो ऑब्वियसली बात है कुछ तो मिस्टेक्स, शुरुआत में मिस्टेक्स तो होगा ही, ठीक है। मिस्टेक्स से अगर वो डर जाएगा, एक्यूरेट हर चीज़ को करने लगेगा, तो तब तो फिर वो हमेशा डरा रहेगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी इज नॉट ए ट्रेट ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड। डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, याद रखिएगा, हम एकदम करेक्ट हमारे थे इसमें, शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टांस ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है? प्रो सोशल बिहेवियर का एग्जाम्पल कौन नहीं है? अल्ट्रुज्म मतलब दूसरे का उपकार करने का सिद्धांत, शेयरिंग, क्राउडिंग, या कोऑपरेशन। तो सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है आपका भीड़ भाड़, याद रखिएगा, क्राउडिंग।
109 द ब्लॉकिंग ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इज, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करना है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को हमको ब्लॉक कर देना है, वो कैसे हो सकता है? तो ऑब्वियसली वो तो फ्रस्ट्रेशन के माध्यम से हम कर सकते हैं। अगर बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए तो ऑब्वियसली बात है, तो उनका जो लक्ष्य होता है ना, उससे उसका जो ध्यान है डिकन्सेंट्रेट हो जाएगा, ठीक है, डेविएट हो जाएगा, तो वो ऑब्वियसली बात है गड़बड़ा जाएगा। तो निराशा, फ्रस्ट्रेशन, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिसआर्टिकुलेशन भी नहीं हो सकता है, एग्रीवेशन भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, फ्रस्ट्रेशन। विच ऑफ दीज इज रिलेटेड टू क्लासरूम एक्टिविटी, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा की गतिविधियों में संबंधित है? प्रिंसिपल, मेथड, फिलॉसफी या टेक्निक? तो मेथड। कक्षा के सिद्धांत में कौन रिलेटेड है? तो मेथड। देखिए ये सब क्वेश्चन नंबर कटने वाला क्वेश्चन है, आप भले ही इसको ध्यान करके जाइएगा लेकिन वहाँ पर जो है बच्चा भूल जाता है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना ही पड़ेगा, मेथड, क्योंकि सारा ऑप्शन आपको सही लगेगा। 111 देखिए, इन डिसिप्लिनरी टर्म्स डैश इज रेफर्ड टू एज मैनेजमेंट टेक्निक, अनुशासनात्मक शब्द को प्रबंधन तकनीक कहा जाता है। किसको? तो प्लानिंग को, योजना को, प्लानिंग। नेक्स्ट है 112, द एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी ऑफ ए हेडमास्टर इज, प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण क्या होना चाहिए? तो कुशल एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, स्किल्ड प्लानर होना चाहिए, स्किल्ड ऑर्गेनाइजर होना चाहिए या ऑथोरेटिव होना चाहिए? तो उनका होना चाहिए स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छे से वो पूरे प्रशासन वगैरह को देख सके। हेडमास्टर का काम तो पढ़ाना तो है नहीं, वो पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को अच्छे से देखे, तो स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। 113 मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क ऑफ ए टीचर, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आप ऑब्वियसली बात है बीएड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक गोल तो होगा कि टीचर बनना है, तो शिक्षक का सबसे मेन पर्पस क्या है? टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना, टू डिलीवर लेक्चर इन क्लास, कक्षा में व्याख्यान देना, टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की देखभाल करना, टू इवेल्युएट द स्टूडेंट, छात्रों का मूल्यांकन करना। तो टीचिंग वर्क को आपको व्यवस्थित करना है, शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना है, ये शिक्षक का मुख्य कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट है 114, कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय, चरित्र का विकास होता है विल पावर से, कंडक्ट एंड बिहेवियर से, मोरालिटी से या ऑल ऑफ द अबव? ऑब्वियसली बात है विल पावर जो हमारा चरित्र है, इन सब चीज़ों से। विल पावर अगर बेहतर होगा तो ऑब्वियसली बात अच्छा कैरेक्टर डेवलप होगा। कंडक्ट, हमारा आचरण, हमारा एथिक्स कैसा है, इस पर भी डिपेंड करता है हमारा कैरेक्टर। मोरालिटी, नैतिकता है कि नहीं है, कि बस कुछ भी चीज़ बिना किसी सिद्धांत के, बिना किसी दया करुणा, ये चीज़ अगर होगा ही नहीं तो फिर उसका जो है कैरेक्टर ऑब्वियसली बात है बैड हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है TLM शुड बी यूज्ड टू, TLM का उपयोग डैश के लिए किया जाना चाहिए। एक तो यही TLM का फुल फॉर्म पूछ देता है कभी कभार, ठीक है, पहले TLM का फुल फॉर्म पूछा था, इस बार है कि TLM का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो TLM का फुल फॉर्म याद रखिएगा, टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स, ये क्वेश्चन पूछता है, पूछा भी गया है। तो TLM शुड बी यूज टू फैसिलिटेट लर्निंग। जो देखिए टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स, ऐसा मटीरियल जो हमको लर्निंग में, किसी भी चीज़ को टीचिंग में, पढ़ाने में हेल्प करे, सिखाने में हेल्प करे, उसी को कहते हैं TLM, टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स, ठीक है। तो ये फैसिलिटेट लर्निंग, लर्निंग को, सीखने की जो हमारी जो है ना, उसको ये इम्प्रूव करता है, ओके, सीखने की सुविधा को फैसिलिटेट करता है, बढ़ाता है। तो डी, फैसिलिटेट लर्निंग। मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड इज, सबसे प्रभावली शिक्षण सहायता कौन है? एड मतलब कोई सहायता जो जिसके माध्यम से पढ़ा सकते हैं। तो नॉन प्रोजेक्टेड, गैर अनुमान, ऑब्वियसली बात है, अगर हम कुछ बता रहे हैं बच्चों को, अगर बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है, गैर नॉन प्रोजेक्टेड है, तो बिल्कुल है कि वाहियात तरीका है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस करा देते हैं। अगर आप बता रहे हैं कि सन ईस्ट में उगता है, तो ऑब्वियसली बात उसको बाहर में दिखाइए कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ऑल राइट, इसके माध्यम से हम उसको बता सकते हैं। सूरजमुखी का जो पौधा होता है, फूल होता है, वो सूरज के डायरेक्शन में ही हमेशा वो रोटेट करते रहता है, इसको आप डायरेक्ट उसको एक्सपीरियंस करा सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका तो होता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इसलिए तो स्कूल्स वगैरह में लेबोरेटरी वगैरह जो होता है, ताकि बच्चों को हम डायरेक्ट उनको समझा सके, डायरेक्ट जो रिएक्शंस वगैरह होता है उनको हम ऑन द स्पॉट समझा सकें, तो उससे बच्चे अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 117 देखिए, एन एम्पावरिंग स्कूल विल प्रोमोट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज द मोस्ट इन इट्स टीचर, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस गुण का सबसे अधिक बढ़ावा देगा? जो कोई सशक्त विद्यालय होगा, एम्पावरिंग स्कूल होगा, अपने टीचर को किस प्रकार के गुण को सबसे अधिक बढ़ावा देगा? तो ऑब्वियसली बात है कॉम्पिटेटिव एप्टीट्यूड। मेमोरी, ऐसी बात थोड़ी है कि जिसका मेमोरी बेहतर होता है वो अच्छे लोग हैं, ना याद कर लेना दूसरी बात है, ठीक है, आप उसको बच्चों के सामने एक्सप्रेस करना, उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस करवाना, ये दूसरी बात है। तो मेमोरी नहीं,
डिसिप्लिन नेचर, महज अनुशासित होकर भी क्या कर सकते हैं। सबसे बढ़िया है कि कॉम्पिटेटिव एप्टीट्यूड होना चाहिए, योग्यता उनमें बेहतरीन होना चाहिए और उससे वो बेहतर इस प्रकार से वो बन सकते हैं ताकि बच्चों में भी ये चीज़ क्वालिटी वो ट्रांसफ़र कर पाएँ। लास्ट पेज है, वाई शुड स्टूडेंट्स प्ले गेम्स इन स्कूल। ये सब क्वेश्चन हम आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी करा दिए हैं, आप वहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको जब बार बार रिकॉल होते रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। छात्रों को स्कूल में क्यों खेलना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, इट विल डेवलप कोऑपरेशन इन फिजिकल बैलेंस। एक तो इससे कोऑपरेशन मतलब सहयोग की भावना उसमें डेवलप होगी, लीडरशिप की भावना डेवलप होगी। बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं तो कहाँ पर हमको शांत रहना है, कहाँ पर नहीं। कैप्टन कूल के बारे में आप देखे होंगे, महेंद्र सिंह धोनी को आप जानते ही होंगे कि किसी भी परिस्थिति में खुद को शांत रख पाते थे, जिसके कारण कि देख लीजिए आप एकदम शिखर पे हैं, वो हमेशा से ही वो टॉप पर ही रहे हैं। उसके पीछे वो सबसे बड़ी बात थी कि कोऑपरेशन की भावना बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत ज़्यादा उतावला नहीं हो जाते थे। अगर मैच जीत भी गए तो सबसे पीछे खड़े हो जाते थे और हार भी गए तो सबसे आगे चले आ जाते थे, मतलब हार की सारी जिम्मेदारी खुद, और जीत गए तो एकदम पीछे चले जाते थे। ये एक तो होता है लीडर में भावना, तो कोऑपरेशन चीज़ था उनमें। साथ ही साथ फिजिकल बैलेंस वगैरह भी हम सीखते हैं। स्वयं, ये स्वयं एक पोर्टल भी है, मतलब एक ऐप वगैरह है, एक वेबसाइट है, ठीक है। तो स्वयं है क्या? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन, या डिजिटल प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल है कि शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल कार्यक्रम है, याद रखिएगा, स्वयं एक डिजिटल प्रोग्राम है। नेक्स्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द रोल ऑफ टीचर इन क्लासरूम शुड बी। शिक्षा कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो ऑब्वियसली बात है, एक डेमोक्रेटिक लीडर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिक्टेटर के होना चाहिए, क्या सिर्फ हम ही बोलेंगे, बच्चे में से कहीं से किसी का आवाज़ नहीं आना चाहिए, और या हमारा पक्षपात भी नहीं होना चाहिए कि हम बॉयज़ की तरफ ज़्यादा हम्बल हैं और गर्ल्स को हम बहुत ही रूड बिहेवियर करते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक लीडर की तरफ होना चाहिए कि हाँ, दोनों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, दोनों को बराबर का मौका मिलना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे को बोलने का सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे को क्वेश्चन पूछने का एक प्रकार से उनको ये होना चाहिए, उनके पास ये पावर होना चाहिए कि हम बच्चे आसानी से, प्रखरता से, कोई कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा हो, बिना झिझक के, बिना डर के आसानी से आपसे क्वेश्चन पूछ पाएगा, तब जाके ही वो क्लास बेहतरीन तरीके से चल पाएगा और वहाँ के बच्चे भी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। बहुत सारे शिक्षक को आप देखे होंगे अपने आसपास भी, वो लोग क्या करते हैं तो बच्चे को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। यहाँ दो चीज़ हो सकता है। पहला चीज़ कि टीचर में हो सकता है कि बच्चे, टीचर को ऐसा लगे कि बच्चे क्या पता क्या क्वेश्चन पूछ देंगे, वो गड़बड़ हो जाएगा, या उसे नॉइज़ क्रिएट वगैरह सब हो सकता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप में अगर ताकत है, आप में अगर नॉलेज है, आप में अगर वो सारी चीज़ें क्वालिटी है, तो आप बच्चों को आराम से अपने आंसर से उसको चुप करा सकते हैं और बच्चे आपके प्रति एक प्यार सम्मान भी बनाए रखेंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो ये जो है टोटल 120 क्वेश्चन आपको 56 से लेकर हम अभी जो देखे हैं, ये जो सेक्शन 5 का टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आपको पेडागोगी रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ अगर अच्छा कर जाते हैं, अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, तो यहाँ अगर बेहतर कर जाते हैं तो आपका बेहतरीन रैंक आएगा। आप अच्छे से 80 से एबव नंबर ले आएगा, क्योंकि उधर क्वेश्चन बहुत आसान रहता है। आप मेरा विश्वास मानिए, आप कहिएगा तो हम उस सब पे भी क्वेश्चन बना देंगे। ऑलराइट, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है उधर, आप कोई दिक्कत नहीं होगा, कर लीजिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन अगर जिसका बेहतर रहा 96 से लेके 120 तक, मतलब टोटल कितना हो गया 24 क्वेश्चन, 24-25 क्वेश्चन अगर आप बेहतर कर लेते हैं इसमें, तो यही आपका रैंक डिसाइड करेगा। ऑलराइट, अगर इसके अलावा आपको जनरल हिंदी में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, जनरल इंग्लिश में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, रीजनिंग वगैरह क्या था, अवेयरनेस का क्वेश्चन क्या था, अगर वो भी आपको चाहिए कि हम उसको डिस्कस करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको भी डिस्कस करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। ऑलराइट दोस्तों, कोई क्वेरी है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और कौन बुक पढ़ना चाहिए, अभी आपके पास अच्छा खासा समय है। अप्रैल में आपका फॉर्म भरा जाएगा, ऑलराइट, और लास्ट मई में आपका एग्जाम होगा, तो आपके पास अच्छा खासा 2 महीना का टाइम है। 2 मंथ अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप मानिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा झोल झाल नहीं है, कम फीस में, मुश्किल से 20,000 तो हम मैक्सिमम बोलते हैं दोस्तों, सारा खर्चा इसी में हो जाएगा आपको 2 साल में। नहीं तो अगर प्राइवेट में फंस गए तो 1.5 तो उसका फीस है, ना जाने इस पर बढ़ा दे क्या करे। इसके अलावा वो फॉर्म भरने से लेकर रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग वगैरह सब में वो 5,000 पैसे इधर खर्चा हो जाता है। और उसके बाद आपको बैग लेना पड़ेगा, वहाँ का क्या कहते हैं ड्रेस लेना पड़ेगा, जो वो लेसन प्लान वगैरह देते हैं उनका पैसा लेना है, उन सबको मिला के तब 35 से 40,000 लग जाएगा दोनों साल में आपको। दोस्तों प्राइवेट में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ जाएगा, आपको बार बार जाना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए वो बुला लेते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, तो इधर उधर में बहुत ज़्यादा खर्च पड़ जाएगा, आपको 2.5 पड़ ही जाएगा। इसलिए
आप 2 महीना पढ़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2-4 बुक का हम लिंक दिए हुए हैं, उस बुक को आप परचेज कर सकते हैं या आसपास में मिलता है तो वहाँ से ले लीजिए, अच्छे से बनाइए। ज़्यादा क्वेश्चन हम कहेंगे पेडागोगी से बनाइए, जनरल हिंदी इंग्लिश आप कर लीजिएगा, बहुत आसान रहता है, लेकिन उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन पेडागोगी का क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के बनाइए, क्योंकि सारा ऑप्शन आपको लगेगा कि नियर है, सब यही सही हो रहा है तो ये भी लग रहा है सही है, ये भी लग रहा है सही, तो कहीं ना कहीं वहाँ से नंबर कट जाता है। इसके अलावा कोई क्वेरी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।